नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का ये हमारा 5वां पार्ट है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 70% से अधिक दिव्यांग जनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है। तो आपको पता है ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसके तहत जो है लोगों को जो है वो पेंशन दी जाती है। जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमने डिस्कस किया था नॉर्मल जो है उसके बारे में, परंतु यहाँ पर पूछा गया है 70% से अधिक। अगर कोई 70% से अधिक दिव्यांगजन है उसको जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है अगर कोई 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग है तो उसको 1500 रुपया दिया जाता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग है तो उसको 850 रुपया दिया जाता है। विधवा है कोई तो विधवाओं को जो है 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अगर कोई 70% से अधिक दिव्यांगजन है तो उसको 1500 रुपया दिया जाता है। और 70 वर्ष से कम दिव्यांगजन है कोई तो उसको 1000 रुपया प्रति माह जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। ये आप याद रखिएगा कि कितनी पेंशन दी जाती है दिव्यांगजनों को। अलग अलग डाटा मैंने आपको बताया, तो ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखो, कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना चाहिए। मैं चाहे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर कोई 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग है तो उसको 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग है तो उसको 850 रुपया दिया जाएगा। कोई विधवा है तो उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। 70% से अधिक कोई दिव्यांगजन है तो 1500 रुपया दिया जाएगा। 70% से कम दिव्यांगजन को 1000 रुपया प्रति माह जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मशीनरी खरीदने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलरली जो है गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में आ रहा है। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इस योजना के तहत अगर मशीनरी खरीदनी है किसी को तो उसको जो है वो 25% का अनुदान जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन कौन सा, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, पर 25% का अनुदान। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से जो है आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर जो है वो कदम बढ़ेंगे। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के युवा लोग जो हैं इसमें पात्र है, ये आप याद रखिएगा। और 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का लाभ जो है यहाँ पर उठाया जा सकता है। और देखिए, प्रोजेक्ट के जो है 40 लाख तक के प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट अगर लोगों को खरीदने हैं तो अगर कोई विधवा है तो उसको 35% और महिलाओं को 30% और अन्य कैटेगरी में कोई भी आता है तो उसको 25% का सब्सिडी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। कोई प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट के 40 लाख तक के प्लांट है कोई जिसमें मशीनरी या कोई और इक्विपमेंट आता है तो उसमें ये सब्सिडी अलग अलग वर्ग में दी जाती है। विधवाओं को 35%, महिलाओं को 30% और अन्य को 25% सब्सिडी दी जाती है। और 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष तक जो है वो ब्याज 5% की छूट मिलेगी। 40 लाख रुपए तक का ब्याज आप 3 सालों तक लेंगे तो 5% का ब्याज आपको उसमें देना पड़ेगा। और औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जो है वो भूमि आवंटन यहाँ पर होगा इस योजना के तहत। तो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। देखो, अलग अलग कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं तो इनमें से कौन सी जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो ये सभी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इनमें से जितनी भी कृतियाँ हैं ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। गोदान की बात करें तो गोदान के बारे में अलाइड सर्विस में पूछा भी जा चुका है, तो गोदान का याद रखेगा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद गबन आता है, तो गबन कृति जो है ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखी गई है। कर्म भूमि जो है वो भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी कुछ और इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं
उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक तो गोदान हो गई, सेवा सदन हो गई, कर्म भूमि हो गई, रूठी रानी हो गई, गबन हो गई, प्रेमाश्रम हो गई, कायाकल्प हो गई और रंग भूमि हो गई। तो ये जितनी भी कृतियां मैंने आपको बताई ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई हैं। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। गोदान, सेवा सदन, कर्म भूमि, रूठी रानी, गबन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प और रंगभूमि, ये कृतियां लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। अब मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें तो पहले तो मैंने आपको बताया कि गोदान के बारे में एलाइड सर्विस में पूछा जा चुका है, परंतु कुछ और चीज़ें अगर यहाँ से इनके बारे में जान लेते हैं। जब बात हुई है मुंशी प्रेमचंद की, देखो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो था वो 31 जुलाई 1880 को हुआ था और लम्ही ग्राम ये वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, लम्ही ग्राम में। तो ये बेसिक्स आप याद रखिएगा। उनकी कृतियाँ पूछ ली जाती हैं एग्जाम में और जन्म उनका पूछा नहीं गया है। अगर पूछा जाएगा तो आपको बेसिक्स ही नॉलेज तो मैंने बता दी, यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वाई एस परमार को किस वर्ष जज के पद से निष्कासित कर दिया गया था? आपको पता होगा कि डॉक्टर वाई एस परमार जो है वो जज भी रह चुके हैं, सेशन कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो इनको जो था वो जज के पद से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो कौन से वर्ष में ये हुआ था? तो 1941 में डॉक्टर वाई एस परमार को जो था वो सेशन जज के पद से जो था वो निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बात करेंगे डॉक्टर वाई एस परमार की। देखो डॉक्टर वाई एस परमार एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है हिमाचल प्रदेश की। पहले तो बात करेंगे इनके जन्म की। डॉक्टर वाई एस परमार का जन्म जो था वो 4 अगस्त 1906 को हुआ था और सिरमौर जिला के चनहालक गांव में इनका जन्म जो था वो हुआ था। ये आप पहले तो इनके बारे में याद रखिए। कौन सा गांव बताया मैंने? चनहालक गांव। ये गांव इम्पोर्टेंट है, गांव कई बार पूछा गया है इनके जन्म का। जब ये जज थे तो उस टाइम देखो इनके मतभेद थे, रियासत उस टाइम सिरमौर रियासत के जो राजा थे उनके साथ इनके मतभेद थे। तो ये इनका जो झुकाव था वो ज़्यादा झुकाव था क्रांतिकारियों की तरफ। ये उन लोगों के साथ पार्शियलिटी नहीं करते थे, कोई भी जजमेंट थी वो बात जो थी इनकी ये बात पसंद नहीं आई रियासत के जो भी रियासत के कर्ता धर्ता थे उन लोगों को, और इसलिए इनको जो था वो इस पद से निष्कासित कर दिया गया। 1941 में इन्हें निष्कासित कर दिया गया और 1943 से लेकर 1946 तक जो था ये हिमालयन हिल काउंसिल के प्रधान रहे और उसके बाद 1947 से लेकर 1948 तक ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी ये रहे थे। डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई हैं। इन किताबों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं उनमें सबसे पहले आता है पॉलिएंड्री इन द हिमालयाज। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल पॉलिएंड्री इट्स शेप एंड स्टेटस। तीसरे नंबर पर आता है हिमाचल केस फॉर स्टेटहुड एंड हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस। तो ये तीन चार किताबें हैं। इन किताबों के नाम आप याद रखिएगा। हिमाचल केस फॉर स्टेटहुड एक तो ये हो गई, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेजेस, तो ये इनकी किताबें हैं। अब ये मुख्यमंत्री कब से लेकर कब तक रखे? तो 1952 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने और 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे। 1957 में ये सांसद रहे और उसके बाद 1963 से लेकर 1977 तक ये लगातार जो थे वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और 2 मई 1981 को जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। 1981 2 मई 1981 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिए। तो आई होप यहाँ से डॉक्टर वाई एस परमार के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नया आपने सीखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने जल विद्युत क्षेत्र में कितनी मेगावाट क्षमता का आकलन किया है? यहाँ पर पूछा गया है आकलन किया है कितनी मेगावाट जल विद्युत क्षमता का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 27,436 मेगावाट। 27,436 मेगावाट विद्युत क्षेत्र में जो है इतनी मेगावाट क्षमता का आकलन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखो यहाँ से जो डाटा है वो डाटा इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग डाटा है, समझने का जरूरत है यहाँ पर थोड़ा सा आपको। देखो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो जल विद्युत क्षेत्र में 27,436 मेगावाट क्षमता का आकलन जो है वो किया है, परंतु इसमें से जो है वो 24,000 मेगावाट को दोहन ही योग्य पाया गया है। तो 24,000 मेगावाट को दोहन योग्य पाया गया है
और 24,000 मेगावाट में से जो है वो 20,912 मेगावाट ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित किया है। तो 20,912 मेगावाट को जो है उत्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रों को जो है वो आवंटित किया है। अब यहाँ से याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश अभी तक जो है वो 10,596 मेगावाट ऊर्जा का जो है विभिन्न क्षेत्रों से दोहन किया जा चुका है। तो हिमाचल प्रदेश में 10,596 मेगावाट ऊर्जा का विभिन्न क्षेत्रों में दोहन किया जा चुका है। तो ये अलग अलग डाटा आपने यहाँ से जाना। जितना भी डाटा मैंने आपको बताया सारा डाटा इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार आप क्या कीजिएगा, एक बार ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जितना भी डाटा मैंने आपको बताया उसको लिख लीजिए। बाकी देखो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने डाटा लिख कर भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाटा सारा दिया गया है। इस डाटा को आप नोट कर लीजिए और यहाँ से रिवाइज आप कर सकते हैं। पीडीएफ में भी ये डाटा आपको मिल जाएगा। बाकी एक बात याद रखिएगा, जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएंगे 1 लाइन क्वेश्चंस, और प्रीवियस वीडियो के जो 1 लाइन क्वेश्चन है वो भी आप टेलीग्राम से जो है वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुलाबा नेचर पार्क कहाँ स्थित है? ये जो गुलाबा नेचर पार्क है ये कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब इस नेचर पार्क के बारे में क्यों बात हो रही है? देखो, कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया आपको पता है? 26 जुलाई को आपको पता है कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को जब कारगिल विजय दिवस मनाया गया तो उसी अवसर पर जो था हिमाचल प्रदेश के जो वन मंत्री हैं, वन मंत्री का नाम आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश के गोविंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री हैं। तो वन मंत्री ने जो है गुलाबा नेचर पार्क जो है वो कारगिल शहीदों को समर्पित जो है वो किया है, इसलिए गुलाबा नेचर पार्क जो है वो खबरों में आया। तो ये कारगिल शहीदों को समर्पित किया गया है गुलाबा नेचर पार्क। अब देखो, गुलाबा नाम सुनकर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए। पहला जो स्काई साइकिलिंग पार्क है हिमाचल का जो पहला स्काई साइकिलिंग पार्क है वो गुलाबा में बनाया गया है। गुलाबा मनाली के समीप जो है वो स्थित है। तो गुलाबा में ये बनाया गया है फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क। ये कंट्री का भी पहला है और इंडिया का भी पहला है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा स्काई साइकिलिंग पार्क के बारे में, गुलाबा नेचर पार्क के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1917 ऑन विच डेट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? तो 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्विकली रिवाइज करेंगे कि कब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। पहले पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो है वो 51वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। 51 इसका स्थापना दिवस मनाया गया और इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना जो थी वो की गई थी। 1970 में तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसके पहले उप कुलपति थे रामकरण सिंह, ये आप याद रखिएगा। और भी हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको स्थापना कब हुई थी, जिनकी उनको इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ये सोलन में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके पहले उपकुलपति थे M.R. ठाकुर। M.R. ठाकुर नाम याद रखिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आती है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो कि पालमपुर में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1978 में की गई थी। इस कृषि विश्वविद्यालय को जो है वो श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हिमाचल में है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई थी। और IIT मंडी भी है, तो IIT मंडी कमांड में स्थित है। कमांड IIT मंडी जो है वो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बेसिक सी चीज़ें आप हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बताए उनके बारे में याद रखिए। रिवाइज हमने क्विकली कर लिया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1957 को हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय परिषद मतलब टेरिटोरियल काउंसिल। तो कब हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना हुई थी? आपको पता है 1957 में हुई थी, परंतु डेट कौन सी है ये भी पता होना चाहिए। डेट एग्जैक्टली जो डेट है इसकी वो है 15 अगस्त 1957। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो, 15 अगस्त 1957 को हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय परिषद टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना जो थी वो की गई थी।
ठाकुर करम सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और विद्याधर को जो था इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये जो काउंसिल बनी थी इसके 41 सदस्य थे, जिनमें से 2 सदस्य जो थे वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये आप याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। अब बेसिक सी नॉलेज हिमाचल के बारे में एक बार जान लेते हैं। 15 अप्रैल 1948 को आपको पता है 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें, मतलब कुल 30 रियासतों को मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था तो इसके मुख्य आयुक्त जो बने थे, चीफ कमिश्नर जो बने थे, वो बने थे NC मेहता। NC मेहता पहले मुख्य आयुक्त बने थे, चीफ कमिश्नर बने थे। फिर 1 जुलाई 1954 को पार्ट C स्टेट जो कि बिलासपुर था, बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। 1 मार्च 1952 को जो था मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था और हिमाचल प्रदेश 1951 से 1956 तक जो था वो ग श्रेणी का राज्य बना रहा। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने एकमत से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। कब किया था? 18 दिसंबर 1970 को। और 25 जनवरी 1971 को भारत की उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने शिमला के रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा जो थी वो कर दी थी। तो ये बेसिक सी नॉलेज मैंने आपको बताई, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई पीछे न छूट जाए इस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी पहल की गई है? देखो, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई पीछे ना छूट जाए उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो हर घर बने पाठशाला, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको पता है बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर काम भेजा जाता है, कोई लिंक भेजा जाता है, उसके वो लिंक के ऊपर बच्चे क्लिक करते हैं, फिर वहाँ से बच्चों को काम प्रोवाइड करवाया जाता है सरकारी स्कूलों के बच्चों को। तो ये वही है हर घर बने पाठशाला। इसके बारे में इतना सा ही याद रखिएगा, ये कार्यक्रम है चलाया गया ताकि बच्चों की पढ़ाई पीछे ना छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 5 पौधे, ट्री गार्डन आदि दिया जाता है? देखो, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार बालिकाओं को लेकर अलग अलग योजनाएं चलाती रहती हैं। तो बालिकाओं को लेकर एक योजना चलाई गई है जिसमें अगर कोई बच्ची का जन्म किसी के घर में होता है तो उस अवसर पर परिवार को जो है वो 5 पौधे दिए जाते हैं, एक ट्री गार्ड दिया जाता है, बालिका के नाम की पट्टिका दी जाती है और 20 किलो केंचुए की खाद दी जाती है तथा कुछ तकनीकी जानकारी भी लोगों को दी जाती है। तो ये कौन सी योजना के तहत दी जाती है? ये दी जाती है एक बूटा बेटी के नाम, एक योजना है, ऑप्शन बी सही आंसर है। एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत दी जाती है। ये बात कब हुई? तो देखो, ये बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही 71 राज्य स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता वो कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। ये आप याद रखिएगा। वन महोत्सव के बारे में आपको पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब देखो, यहाँ से कुछ और योजनाएं भी आपको याद रखनी है जिसमें विद्यार्थी वन मित्र योजना आती है और वन समृद्धि जन समृद्धि योजना आती है, सामुदायिक वन संवर्धन योजना आती है। ये सभी योजनाएं जो हैं ये वनों से संबंधित हैं। इन योजनाओं को भी आप याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, जाट ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो जाट जनजाति किस धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखती है? आपको बस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।